विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले दो वीडियो में प्रथम वीडियो में साझेदारी विषय प्रवेश की थियरी और दूसरे वीडियो में हमने साझेदारी के छोटे प्रश्न जो बोर्ड की परीक्षा में 3 नंबर के आते हैं उस तरह के प्रश्न हमने हल किए। और अब हम तीसरे इस वीडियो में साझेदारी के निबंधात्मक प्रश्न, बड़े प्रश्न हैं जिनमें 2 खातों का समावेश होता है, लाभान वितरण खाता और पूंजी खाता। उसके मित्रों, इस लेक्चर में हम सीखेंगे लाभान वितरण खाता और पूंजी खाता। तो आप यहाँ पर एक मैंने प्रारूप बनाया है, जैसे देखिए यहाँ पर है साझेदार का, तो साझेदारों का तारीख दिया है अंतिम 31/3/17 दिन पूरे होने वाले वर्ष का लाभान वितरण खाता। इस तरह से इसका बनेगा। यहाँ उधार और जमा 2 पक्ष होगा। उधार पक्ष में विवरण रकम और जमा में विवरण रकम इस तरह दर्शाया जाएगा। और लाभान वितरण के उधार पक्ष में पूंजी पर ब्याज साझेदारों को जो दिया जाता है वो यहाँ उधार किया जाता है। उसके बाद साझेदार का वेतन होते यहाँ उधार किया जाता है। उसके बाद साझेदार का कमीशन देना हो, बोनस देना हो, वो चीज़ उधार किया जाता है। जबकि जमा पक्ष में साझेदार का अगर शुद्ध लाभ आया है लाभान खाते का, तो शुद्ध लाभ यहाँ दर्शाया जाता है। और उसके बाद आहरण पर ब्याज अगर गिनना है तो उसको जमा किया जाता है साझेदारों के। और उसके बाद टोटल करेंगे इसका, तो टोटल करने पर अगर अंतर की रकम जमा तरफ ज़्यादा होता है, उधार तरफ कम होता है, तो जो डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं वितरण पात्र लाभ या वितरण योग्य लाभ कहते हैं। तो इस तरह इसका आंसर आता है। अब इसका उल्टा गिनने का, अगर मान लो उधार ज़्यादा है तो जमा पक्ष में जो अंतर आएगा वो उसे हम क्या कहेंगे, वितरण पात्र हानि, और उसको बांट के ले जाएंगे हम। तो यहाँ पर हम ये लाभ जो है वो हमको लाभान खाते से मिला है। अगर हानि होता तो हम इसको उधार करते, लाभ हुआ इसलिए हमने जमा किया। और अब इसका जो हमको वितरण पात्र लाभ हुआ बांटा, वो हम कहाँ ले जाएंगे, पूंजी खाता। तो पूंजी खाते का नमूना देखिए। तो पूंजी खाते के अंदर आपको इसमें साझेदारों के अनुसार संयुक्त खाता बनाना आसान रहता है। तो ये देखिए पूंजी खाता है, साझेदारों का पूंजी खाता। पूंजी खाता में तारीख, विवरण, पहला साझेदार, दूसरा साझेदार, जैसे हरपाल और चिराग लिखा है हमने। तारीख, विवरण, हरपाल और चिराग, ऐसे 2 साझेदार, 3 साझेदार और 3 कॉलम बन जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर जमा और उधार यहाँ भी दर्शाना है, और साझेदारों का पूंजी खाता ये लिख दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिए पूंजी खाते में क्या आता है, तो सबसे पहले तो प्रारंभिक शेष आएगा, शेष आगे लाए। तो शेष आगे लाए दोनों साझेदारों की पूंजी लिख जाती है। पूंजी पर ब्याज गिनना होती है, यहीं जमा पक्ष में गिना जाएगा। और वेतन देना है किसी साझेदार को तो भी हम जमा करेंगे। कमीशन देना है तो उसको भी हम यहाँ जमा करेंगे। और उधार पक्ष में साझेदारों का आहरण दर्शाएंगे, आहरण पर ब्याज दर्शाएंगे। और साथ साथ में जो है कोई भी साझेदार है तो वितरण पात्र लाभ जो हमने निकाला उसको हम होगा तो यहाँ दर्शाएंगे जमा पक्ष में, और अगर वितरण पात्र हानि होगी तो यहाँ उधार साइड में दर्शाएंगे। और उसके बाद हम खाते को बंद करेंगे। तो ये जमा पक्ष का जो टोटल है वो योग करके हम उधार पक्ष में लाएंगे, और यहाँ इसका अंतर निकालेंगे, डिफरेंस आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शेष आगे ले गए। इस तरह से पूंजी खाते का अंतिम शेष ये निकलता है इसके अंदर। तो आपको ये 2 खाता आपको ध्यान रखना है। अभी सवाल गिनेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। तो 2 खातों में आपको ये ध्यान रखने का है। तो पहला खाता हुआ लाभान वितरण खाता, दूसरा खाता हुआ पूंजी खाता। अब अगर मान लो स्थिर पूंजी खाता पद्धति होता तो फिर एक तो वितरण खाता जैसे आपने देखा, फिर दूसरा ये पूंजी खाता। अब पूंजी खाता में खाली फिर यही आता है, शेष आगे लाए, ये आता है। और अतिरिक्त पूंजी होती तो उसको लिखते और पूंजी खाता बंद हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं आता। और बाकी एंट्री क्या बची, अब ये देखो पूंजी का ब्याज, वेतन, कमीशन, वितरण पात्र लाभ, ठीक है। और इधर में जो है आहरण का ब्याज। तो ये सब एंट्री जो होती, ये सारी एंट्री हम क्या करते, चालू खाते में ले जाते। तो यानी पूंजी खाते के जैसा ही हम चालू खाता बना करके और उसके अंदर इसकी एंट्री हम करते और उसका विशेष निकालते हम। तो इस तरह से अगर स्थिर पूंजी खाता पद्धति है तो एक खाता यहाँ पर बढ़ जाएगा, चालू खाता। तो क्या, तो 3 खाते कौन कौन से बनेंगे, वहाँ बनेगा लाभान वितरण खाता, साझेदारों का पूंजी खाता स्थिर, और साझेदारों का चालू खाता। चालू खाता और पूंजी खाता दोनों एक जैसा ही होता है, खाली इसमें एंट्री जो है यहाँ पूंजी बताई जाती है और पूंजी के अलावा सारी एंट्री चालू खाते में चली जाती है। वो भी हम सवाल गिनेंगे तो आपको उसमें भी ध्यान आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपको 2 खाते सीखने हैं,
लाभांश वितरण खाता और साझेदारों का पूंजी खाता। और ये 2 खाते जो आप सीखोगे ये अगले चैप्टर नंबर 2 में जो वार्षिक हिसाब का चैप्टर आएगा उसका एक भाग के रूप में है। तो वो भाग आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि आपने इसको यहाँ पर अच्छी तरह सीख लिया है। तो जब वार्षिक हिसाब सीखेंगे हम तो वहाँ पर व्यापार खाता, लाभांश खाता जो हमने 11वीं में सीखा उसकी तरह, और फिर नया लाभांश वितरण खाता जो हमने अभी बताया। तो लाभांश वितरण खाता देखिए इस तरह से बन जाएगा। लाभांश वितरण खाता बनाने के बाद फिर ये पूंजी खाता बन जाएगा, और अगर मान लो स्थिर है तो फिर एक चालू खाता बन जाएगा, और उसके बाद पक्की तल पर जो बनाते हैं वो। तो इस तरह से ये प्रश्न हमको यहाँ इसलिए सीखना है कि हमको चैप्टर नंबर 2 में सीखने में सरलता रहे। अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। तो हमारा किताब का स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 8 शुरू होता है। प्रश्न नंबर 8 में आपकी बुक में हरपाल और चिराग एक पेढ़ी के साझेदार हैं। 1/4/16 के दिन उनकी पूंजी 60,000 और 1 लाख है। वर्ष दरमियान हरपाल ने 1/4/16 के दिन 15,000 और चिराग ने 1/1/17 के दिन 20,000 का आहरण किया है। साझेदारी करार पत्र में निम्नलिखित प्रावधान है। पहला, पूंजी पर 12% ब्याज गिनना है। आहरण पर 9% ब्याज वसूल करना है। हरपाल को पेढ़ी में सक्रिय काम के बदले 1,000 वेतन देना है, और चिराग को वितरण पात्र लाभ का 5% कमीशन देना है। उसके बाद है हरपाल ने 1/12/16 के दिन पेढ़ी को, साझेदार है ये, पेढ़ी को 30,000 की लोन दिया है। साझेदारी करार पत्र में लोन के ब्याज संबंधी कोई उल्लेख नहीं है। उसे लोन पर 11% की दर से ब्याज देने की वो मांग करता है। 31/3/17 को पूरा होने वाले वर्ष का ऊपर का जो प्रावधान किया गया उसके पहले और हरपाल की लोन का ब्याज गिनने के बाद पेढ़ी का लाभ दिया है 79,400। इतनी माहिती हमको दिया है, और इन विगत पर से आपको बनाना है लाभांश वितरण खाता और साझेदारों का पूंजी खाता। तो अब इतना माहिती आपको दिया है, तो ये सवाल हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न में लाभ और साझेदारों की पूंजी उसकी हम एंट्री करेंगे। तो जैसे कि अब ये सवाल नंबर आपका शुरू हो रहा है, तो प्रश्न नंबर है 8वां प्रश्न है। ये हमने खाता बनाया है साझेदारों का लाभांश वितरण खाता। तो सबसे पहले यहाँ पर शुद्ध लाभ आपको दिया हुआ है सवाल में, तो 79,400। तो ये रकम लिखेंगे 79,400, ये हमने रकम लिख दिया। उसके बाद साझेदारों की पूंजी, तो पूंजी आपको दिया हुआ है तो उसको हम पूंजी खाते में लिख देंगे। तो साझेदारों का पूंजी खाता आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो पूंजी खाता में जमा पक्ष में अब यहाँ तारीख प्रारंभिक होगी, तो प्रारंभिक तारीख लेंगे 1/4/16, 1/4/16। शेष आगे लाए में हरपाल में आपको दिया है 60,000, तो हम 60,000 लिखेंगे, और चिराग में है 1 लाख, तो चिराग की पूंजी हम कितना लिखेंगे 1 लाख लिखेंगे, 1 लाख। इस तरह से हमने दोनों साझेदारों की पूंजी लिख दिया। अब उसके बाद पूंजी लिखने के बाद हम देख रहे हैं इसके अंदर आहरण दिया है। अब आहरण अलग अलग तारीख को किया गया है, तो उसको हम लिखेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है कि हरपाल ने 1/4/16 को आहरण किया, तो देखिए यहाँ पर उधार पक्ष में 1/4/16 हरपाल का आहरण है 15,000, तो हरपाल में हमने लिखा 15,000 और चिराग में डैश किया। फिर 1/1/17, ये देखिए 1/1/17 ये आहरण किया है चिराग ने, तो हरपाल में डैश करेंगे, और चिराग ने आहरण किया है 20,000, तो 20,000 उसका आहरण हमने दर्शा दिया। ठीक है, इस तरह से हमने पूंजी, आहरण और साझेदार का जो शुद्ध लाभ था वो वितरण खाते में हमने दर्शा दिया। जैसे आप देखिए यहाँ वितरण खाते में इसको दर्शा दिया। तो इतनी माहिती पहले हम दर्शा देंगे। अब हम समायोजन करेंगे। तो समायोजन में सबसे पहले हम देखते हैं पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज है 12% गिनना है, तो 12% ब्याज गिनेंगे तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में जहाँ पूंजी दर्शाएं वहाँ पर अंतिम तारीख 31/3/17 को 31/3/17 को पूंजी पर ब्याज गिनेंगे। तो देखिए 60,000 पूंजी है, 12% ब्याज करेंगे तो 7,200 आएगा। तो यहाँ पूंजी का ब्याज कितना हो जाएगा 7,200 हरपाल का, और इसका 12% करेंगे 1 लाख का, इसका आएगा 12,000। ये देखिए यहाँ पर हमने इसके एंट्री किया जमा पक्ष में। अब इसी को हम लाभांश वितरण में उधार पक्ष में ले जाएंगे। ये देखिए लाभांश वितरण खाता के उधार पक्ष में पूंजी पर ब्याज हरपाल का हमने गिना था 7,200, और चिराग का हमने गिना था 12,000। ठीक है, और दोनों का ब्याज हम जोड़ देंगे तो रकम बाहर आएगी 19,200। तो इस तरह से ये पूंजी का ब्याज वहाँ हमने जमा किया है, हमने उधार किया, यानी कि समायोजन में हमको 2 एंट्री बताते जाना है। अब देखते हैं आगे आपको इसमें दिया है
आहरण पर गिनना है ब्याज 9%। तो आहरण पर ब्याज गिनना 9%, जरा समझ लेते हैं, थोड़ा गणना इसमें है। तो मैंने यहाँ गणना किया, देखिए आहरण पर ब्याज। जैसे देखो हरपाल ने 1/4/16 को आहरण किया है, तो 1/4/16 से 31/3/17 गिनेंगे तो 1 वर्ष पूरा हो जाता है, यानी 12 महीना। तो 1 वर्ष हो गया तो सीधा गिन लेंगे। हरपाल का आहरण 15,000 है, 9% ब्याज गिना उसका 9/100 और गुणे 1 वर्ष लिखो या मत लिखो, तो आपको 1350 का ब्याज मिल जाएगा। उसी तरह चिराग देखिए, चिराग ने 1/1/17 से आहरण किया है, तो 1/1/17 से 31/3/17 गिनोगे 3 महीने आएगा, तो 3 मास का ब्याज गिनेंगे। तो आहरण की रकम इसकी है 20,000, ब्याज का दर है 9/100 और समय कितना है 3 मास, तो 3/12 कर दिया, तो 450। ये 450 रुपया जो है इसका ब्याज आ गया चिराग का। अब दोनों का आहरण का ब्याज आ गया, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, तो पूंजी खाते के उधार पक्ष में। यहाँ पर कौन सी डेट आएगी, यहाँ पर अंतिम तारीख 31/3/17 को। तो इसका ब्याज हमने कितना निकाला था 1350 हरपाल का और 450 चिराग का। ये देखिए दोनों का ब्याज हमने लिख दिया। अब दोनों का ब्याज लिख करके और उसके बाद फिर हम इसको कहाँ ले जाएंगे, लाभांश वितरण खाते में ले जाएंगे। तो लाभांश वितरण यहाँ हमने उधार किया था, लाभांश वितरण देखो जमा कर रहे हैं, तो यहाँ हरपाल का जो ब्याज आया उसको लिखेंगे 1350 और दूसरा इसका लिखेंगे 450 चिराग का। और इस तरह दोनों का ब्याज मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 1800 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से इनका हमने ये समाधान कर दिया। अब अगला समाधान आपकी किताब में दिया हुआ है कि हरपाल को पेढ़ी में सक्रिय काम के बदले 1000 वेतन देना है। तो यहाँ देखिए उधार पक्ष में वेतन हमने लिखा साझेदार का, तो 1000 वेतन देना है, तो इसको 1000 वेतन देंगे। मासिक वेतन है इसलिए 12 महीने का होता है, इसलिए 12 गुणा करेंगे, यानी कि आपको वेतन हमेशा वार्षिक लिखना पड़ता है, इसलिए 12 गुणा कर दिया। तो वेतन कितना हो गया 12,000 हो गया, ठीक है। तो ये 12,000 इसका वेतन हो गया। और ये हमने यहाँ उधार किया तो उसको हम पूंजी खाते में क्या कर देंगे जमा। ये देखिए पूंजी खाता के जमा पक्ष में तारीख वही रहेगी 31/3/17 को वेतन, और हरपाल में लिखेंगे 12,000 और चिराग में नील, ठीक है। और अगला समाधान इसमें दिया है कमीशन गिनना है। तो कमीशन तो हम कैसे गिनेंगे जब लाभ निकल जाएगा तब। और इसमें एक और बात कही गई है, लोन हरपाल ने साझेदारी पीढ़ी को लोन दिया है, तो लोन पर वह 11% की मांग करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमने थ्योरी में सीखा था कि साझेदार को लोन पर ब्याज 11% नहीं मिलेगा, अगर लिखित करार नहीं हुआ है तो कितना प्रतिशत मिलेगा 6%। तो 6% मिलेगा, लेकिन उसकी असर हम लाभांश खाते में लिखेंगे और दूसरी असर कहाँ ले जाएंगे पक्की तलपट में। इसलिए यहाँ पर किसी भी खाते में इसकी असर आने वाली नहीं है, ना तो लाभांश वितरण में इसकी असर आएगी ना तो पूंजी खाते में आएगी। चलो वो भी पूरा हुआ। अब हमको क्या निकालना है, इसमें साझेदार का कमीशन निकालना है। कमीशन के लिए हम पहले अब क्या करेंगे, लाभांश खाता कंप्लीट करेंगे। तो लाभांश खाता में देखिए जमा पक्ष में एंट्री हो गई है, लाभ हो गया और आहरण का ब्याज हो गया, दोनों मिला के हम जोड़ेंगे तो देखो इसका 81,200 और यही टोटल हम यहाँ लाएंगे। तो यहाँ 81,200 इसका टोटल हमने लिख दिया। अब ये टोटल लिखने के बाद उसके बाद हम कमीशन देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 81,200 हुआ और यहाँ पर 19,200 और ये 12,200, यहाँ 2 एंट्री इसके अंदर है। तो कुल मिलाकर 31,200 रुपया है दोनों का। तो 81,200 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 50,000 बचेगा, 50,000। तो यहाँ 50,000 जो बचेगा उस पर कमीशन देना है चिराग को। अब यहाँ ध्यान रखना कि चिराग को शुद्ध लाभ पर कमीशन देना है खाली, तो हम 5/100 कर देंगे यहाँ पर इसका जो भी कमीशन होगा। तो यहाँ कमीशन का दर इसको है 5 है तो 5/100 करेंगे। और अगर मान लो ऐसा होता कि कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर कमीशन देना है तो 5/105 कर दे, वो ध्यान रखना है आपको। तो इसका 5/100 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 2500 आएगा, यानी 2,500। अब ये कमीशन हम उधार किए तो पूंजी खाते में जमा कर देंगे। तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में कमीशन लिखेंगे, अंतिम तारीख यानी 31/3/17 को, और कमीशन लिखेंगे इसमें चिराग में। तो कमीशन है चिराग का, तो चिराग में रकम बताएंगे 2,500 हो गया। उसके बाद अब फिर से देखते हैं लाभांश वितरण खाता। अब लाभांश वितरण खाते में देखिए जमा का तो कंप्लीट हो गया है, उधार में पूंजी का ब्याज हो गया, वेतन हो गया, कमीशन हो गया। अब जो रकम बचेगी वो हम वितरण पात्र लाभ कहेंगे उसको। तो वितरण पात्र लाभ कहेंगे। तो यहाँ पर ये
81,200 में से 19,200, 12,000 और ये 2,500 ये माइनस हो जाएगा, तो अंतर बचेगा 47,500। 47,500 ये डिफरेंस आया। तो ये जो डिफरेंस है वो कौन सा खाता आएगा इसके अंदर? लाभांश वितरण खाते जाएगा ये, जिसको हम बांट देंगे। अब यहाँ अनुपात नहीं है तो समान हिस्से में बांटेंगे, तो समान हिस्सा यानी दोनों को कैसा मिलेगा? आधा आधा मिलेगा। यानी हरपाल को मिलेगा 1/2, 1/2 यानी कितना होगा? 23,750। और उतना ही मिलेगा चिराग को, 23,750। ये देखिए दोनों भागीदारों ने इसको बांट दिया। अब इसको हम पूंजी खाते ले जाएंगे, तो पूंजी खाते इसको लिखेंगे, तो ये उधार है तो पूंजी खाते में जमा करेंगे। तो देखिए पूंजी खाते के जमा पक्ष में, तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में अब हम दर्शाएंगे, तो यहाँ पर लाभांश वितरण खाता में तारीख रहेगी 31/3/17। लाभ था 23,750, 23,750। उसका भी वही था 23,750। ठीक। और अब ये खाता कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम योग करेंगे इसका, तो हरपाल का टोटल करेंगे। तो हरपाल का टोटल आप देखिए आ रहा है 1,02,950। और अगर हम इसका चिराग का टोटल करते हैं तो ये टोटल हो रहा है 1,38,250। ये देखिए टोटल हो गया। आप कैलकुलेटर से टोटल करोगे सामान्य से। अब ये जमा का टोटल हो गया। अब ये ज़्यादा है, यहाँ कम दिख रहा है, तो इसको हम इधर लाएंगे उधार में। तो हरपाल में लिखेंगे 1,02,950 और चिराग में लिखेंगे 1,38,250। ये अमाउंट यहाँ लिख दिया। और अब शेष निकालेंगे 31/3/17 को। तो जब शेष निकालेंगे तो देखिए शेष यहाँ पर हरपाल, तो हरपाल में दो अमाउंट यहाँ पर है, 15,000 है और 13,50 है। उसको हम टोटल में माइनस कर देंगे। तो जो टोटल माइनस करेंगे तो अंतर बचेगा 86,600। 86,600 ये आंसर आ गया। यानी कि हरपाल का जमा शेष आ गया। अब चिराग का भी देखते हैं। चिराग का 1,38,250 है, वहाँ दो अमाउंट है, 20,000 है और 450 है। दोनों माइनस करेंगे तो 1,17,800 बचेगा। 1,17,800 बचेगा। तो 1,17,000 जो 800 बचेगा ये किसकी बाकी हो गई? शेष हो गया चिराग का। तो इस तरह से पूंजी खाते का हरपाल का जमा शेष हुआ 86,600 और चिराग का जमा शेष हुआ 1,17,800। तो इस तरह से ये आंसर इसका कंप्लीट होता है। तो अब आपको ख्याल में आ गया होगा कि साझेदार का अगर अस्थिर पूंजी खाता है, ये हमने अस्थिर पूंजी खाता पद्धति से किया है, तो अस्थिर पूंजी खाता पद्धति है तो हम दो खाते बनाएंगे। पहला बनाएंगे लाभांश वितरण खाता। लाभांश वितरण खाते में पहले लाभ लिखेंगे, उसके बाद पूंजी खाते में पूंजी की बाकी और आहरण लिख देंगे। फिर बाद में समायोजन करते जाएंगे दो दो असर वाला। पूंजी का ब्याज यहाँ जमा किए, वहाँ उधार किए। उसके बाद वेतन यहाँ उधार किए, जमा किए, वहाँ उधार किए। फिर कमीशन यहाँ पे देखो जमा किए और लाभांश वितरण खाते में उधार किए। तो इस तरह वहाँ दर्शाएंगे। और वही चीज़ यहाँ देखिए, आहरण का ब्याज यहाँ उधार किए और वितरण खाते में जमा करेंगे। उसके बाद वितरण खाते में सारी एंट्री हो जाएगी कमीशन वगैरह दे करके, और फिर लाभ को जो भी अनुपात हो उस अनुपात में बांट लेंगे। और बांटने के बाद उसको हम, लाभ है तो पूंजी खाते में जमा करेंगे, अगर हानि होता तो इधर आता तो उसको हम ले जाके पूंजी खाते में उधार कर दें। तो ये देखो यहाँ लाभ जमा करके फिर अंतर निकाल लिया। तो अगर अंतर इस साइड निकले तो जमा शेष है, और अंतर इस साइड निकले तो क्या होगा? उधार शेष होगा। खासकर चालू खाते में ऐसा आता है कि उधार शेष जमा शेष दोनों साइड आ सकता है, लेकिन पूंजी खाते में लगभग आप सवाल करोगे तो आपको लगभग जमा शेष ही मिलता है। तो इस तरह से ये आपका सवाल इसमें कंप्लीट होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में आप किताब में देखेंगे तो भद्रेश और हिरल एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। उनके लाभांश के वितरण का अनुपात 3:2 दिया हुआ है और 1/4/16 के दिन साझेदारों की कुल पूंजी यहाँ दिया हुआ है। तो कुल पूंजी है 4,50,000 और उनकी स्थिर पूंजी का अनुपात 4:3 है। यानी यहाँ पर स्थिर पूंजी दी गई है तो चालू खाता बनेगा, ये भी आपको समझना है। और आगे दिया है इसी दिन उनके चालू खाते का शेष भद्रेश 36,000 उधार दिया गया, जमा दिया गया है और हिरल का 24,000 उधार दिया हुआ है। तो चालू खाते का शेष है जिसमें भद्रेश जमा है और हिरल का उधार है। अब साझेदारी करार में बातें जो कही गई हैं, तो पूंजी पर वार्षिक 12% ब्याज गिरना है
चालू खाते की प्रारंभ की बाकी पर वार्षिक 10% ब्याज गिरना है। साझेदारों ने पेढ़ी में से आहरण जो किया होगा उस पर 12% ब्याज वसूल करना है। भद्रेश ने पेढ़ी में सक्रिय काम किया है तो उसके बदले उसको हर महीने 2400 वेतन देना है। मासिक वेतन दिया है तो उसको हम वार्षिक बना लेंगे। उसके बाद है भद्रेश ने तारीख 1/10/16 के दिन 36,000 और हिरल ने 1/1/17 के दिन 48,000 का आहरण किया है। हिरल को उसका कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन देना है। अब आपको ये ध्यान में आ जाना चाहिए, हमने छोटे सवाल में गिनती किया था, तो कमीशन घटाने के बाद के बढ़ते लाभ पर कमीशन देना है, यानी 10% नहीं गिनेंगे, 10/110 इस तरह से गिनती करेंगे। आगे है उपरोक्त समायोजन को ध्यान में लिए बिना तारीख 31/3/17 के दिन पेढ़ी का लाभ जो है वो दिया गया है 4,06,800। तो चलिए सबसे पहले अपने इसमें एंट्री करेंगे। तो इस एंट्री के अंदर सबसे पहले लाभांश वितरण खाते हमको लाभ दिया है, तो लाभ देखते हैं इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर ये आपका आया लाभांश वितरण का परफॉर्मा हुआ। इसके अंदर जो अपने खाता बनाए अपने कर रहे हैं सवाल नंबर 9। सबसे पहले इसमें पेढ़ी का लाभ दिया है, तो पेढ़ी का लाभ है 4,06,800। तो यहाँ लिखेंगे पेढ़ी का लाभ रुपया 4,06,800। ठीक है, ये पेढ़ी का लाभ हमने यहाँ दर्शा दिया। उसके बाद साझेदारों की पूंजी दिया है, तो साझेदारों की पूंजी जो दिया है, तो साझेदारों की पूंजी आप देखो तो पूंजी खाते में लिखेंगे। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, साझेदारों का स्थिर पूंजी खाता। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि चालू खाता बनेगा, इसलिए पूंजी खाते में केवल पूंजी खाते की एंट्री और अतिरिक्त पूंजी आए उसकी एंट्री करनी है, इसके अलावा कुछ इसमें आना नहीं है। तो इसमें आप एक चीज़ और देखें कि स्थिर पूंजी खाता इकट्ठा दिया है, उसको हम बांट लेंगे पहले। तो जिस तरह से ये देखिए घटना बताया गया है, तो कुल स्थिर पूंजी है 4,20,000, जिसका अनुपात है 4:3। तो इस तरह से इसको बांटेंगे तो 4/7 और 3/7। तो भद्रेश को हिस्से में पूंजी आ रही 2,40,000 और हिरल के हिस्से में आ रही पूंजी 1,80,000। इसको हम दर्शाएंगे पूंजी खाते में। पूंजी खाते में प्रारंभिक तारीख होगी 1/4/16, यहाँ तारीख होगी 1/4/16 और इनकी पूंजी जैसे हमने गणना किया तो भद्रेश में आएगी 2,40,000 और हिरल में आएगी 1,80,000। इस तरह से दोनों में हमने पूंजी दर्शा दिया। और इस सवाल में हमने देखा कि इसमें साझेदारों ने कोई अतिरिक्त पूंजी नहीं लाया है, इसका मतलब पूंजी खाते में अब कोई एंट्री आने वाली नहीं है। तो इसको हम टोटल कर देंगे, खाता बंद कर देंगे। तो 2,40,000, इसका टोटल हुआ 1,80,000 और इस तरह यह टोटल हम उधार साइड में लाएंगे तो यहाँ भी टोटल वही आएगा 2,40,000 और 1,80,000। और इसके बाद शेष जो आगे ले जाना है, तो क्योंकि यहाँ कोई रकम घटने के लिए है नहीं, माइनस होने के लिए, तो वही रकम फिर से आ जाएगी। तो वही रकम होगी। तो भद्रेश का अंतिम शेष हुआ 2,40,000 और हिरल का हुआ 1,80,000। तारीख हमको ध्यान रखना है, अंतिम तारीख 31/3/17। इस तरह हमारा पूंजी खाता पूरा हो गया। ये स्थिर पूंजी खाता हमारा कंप्लीट हो गया। तो पूंजी खाता बन गया। अब हम बाकी की जो एंट्री होगी वो चालू खाते में करेंगे, इसके अलावा जो एंट्री बचेगी। तो इस तरह से ये खाता हो गया। अब पूंजी खाता दर्शाने के बाद तो हमने पहले लाभ दर्शा लिया, लाभ के बाद साझेदारों का पूंजी खाता दर्शा दिया। अब देखिए हम चालू खाता देखते हैं इसके अंदर। तो साझेदारों का चालू खाता, ये चालू खाता है। तो साझेदारों का चालू खाता दर्शाएंगे। तो चालू खाते के अंदर सबसे पहले चालू खाते की बाकी लिखेंगे। तो चालू खाते का शेष आपको प्रश्न में दिया हुआ है। तो प्रश्न के अनुसार चालू खाते के शेष में भद्रेश का जमा दिया है, तो जमा साइड लिखेंगे चालू खाते के 1/4/16 और भद्रेश में रकम आएगी, भद्रेश का चालू खाता है 36,000 और हिरल में डैश। उसके बाद है हिरल। तो हिरल का उधार दिया है 24,000। तो उधार पक्ष में लिखेंगे इसको तारीख 1/4/16 प्रारंभिक तारीख है और भद्रेश में नील होगा और इसका होगा 24,000।
ठीक। इस तरह हमने दोनों साझेदारों का चालू खाते का शेष का जमा था तो जमा साइड लिख दिया, उधार था तो उधार साइड लिख दिया। उसके बाद यहाँ आहरण भी दिया हुआ है, तो अब आहरण सब चालू खाते में आएगा, तो चालू खाते में इसकी एंट्री करेंगे। तो अब इसमें अलग अलग तारीख को है, जैसे भद्रेश का आहरण है तारीख 1/10/16, तो यहाँ पर 1/10/16। भद्रेश का आहरण, भद्रेश में हम लिखेंगे 36,000 और हीरल में यहाँ नील होगा। और फिर हीरल का आहरण जो है वो दिया है 1/1/17, तो यहाँ पर 1/1/17 हीरल का आहरण, और हीरल की आहरण की रकम है 48,000, तो भद्रेश में यहाँ नील बताया और यहाँ दर्शा दिया हीरल में 48,000, तो दोनों साझेदारों का आहरण दर्शा दिया। तो आपने देखा कि हमने वितरण खाते में लाभ बता दिया, साझेदारों के स्थिर पूंजी खाते में पूंजी दर्शा दिया, चालू खाते का शेष दर्शा दिया, आहरण दर्शा दिया। और अब इसके बाद हम करेंगे समायोजन। तो समायोजन के अनुसार पूंजी पर वार्षिक 12% ब्याज गिनना है, ऐसा कहा गया है। तो पूंजी पर ब्याज गिनना है, तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा चालू खाता है और पूंजी खाते को हम, पूंजी का ब्याज हम चालू खाते में ही दर्शाएंगे। तो जैसे हमने देखा था पूंजी खाते में, तो पूंजी खाता भद्रेश का 2,40,000 हुआ था और हीरल का था 1,80,000, तो 12% ब्याज गिनेंगे तो 2,40,000 का 12% करेंगे और यहाँ पर 1,80,000 का 12% करेंगे। तो इस तरह से पूंजी पर ब्याज आ जाएगा। तो पूंजी पर ब्याज गिनेंगे तो तारीख अंतिम रहेगी 31/3/17। पूंजी पर ब्याज भद्रेश का 12% निकालेंगे तो 28,800 आएगा, 28,800 12%। और उसके बाद हीरल, तो हीरल का गिनेंगे तो उसका आएगा 21,600। इस तरह दोनों साझेदारों का हमने पूंजी पर ब्याज गिन लिया। अब पूंजी पर ब्याज गिन लिया तो इसकी दूसरी असर बताएंगे, वो आएगा लाभांश वितरण खाते में। तो लाभांश वितरण खाते में इसका असर बताएंगे तो ये उधार साइड में आएगा। तो उधार साइड में पूंजी पर 12% की दर से ब्याज, उसको हम दर्शाएंगे। तो 28,800 भद्रेश में जैसे हमने गिना वहाँ पर 28,800 और हीरल का गिना 21,600 और दोनों ब्याज जोड़ देंगे तो कुल ब्याज हुआ 50,400। ठीक। तो इस तरह से ये एक समायोजन हो गया पूंजी पर ब्याज। उसके बाद पूंजी पर ब्याज गिनने के बाद आगे इसमें दिया है कि साझेदारों के आहरण पर 12% ब्याज वसूल करना है। तो आहरण पर ब्याज समझ लेते हैं। तो आहरण पर ब्याज देखिए इस तरह से, आहरण पर ब्याज गिनेंगे तो भद्रेश ने 1/10/16 को आहरण किया है, तो 1/10/16 से 31/3/17 गिनेंगे तो 6 महीने हुआ। तो आहरण उसका है 36,000, तो 36,000 का 12% यानी 12/100, 6 महीने यानी 6/12, तो इसका आहरण का ब्याज आएगा 2160, 2,160 आएगा। हीरल ने 1/1/17 को आहरण किया है, तो 1/1/17 से 31/3/17 गिनेंगे 3 मास होगा, तो 48,000 गुणे ब्याज का दर 12% यानी 12/100 गुणे समय 3/12 और इसका ब्याज कितना आएगा 1,440। तो इस तरह से ये दोनों का आहरण का ब्याज हुआ, तो ये आहरण का ब्याज हम दर्शा देंगे। तो हमारे पास यहाँ वितरण खाता जैसे है तो वितरण खाते में इसकी असर बता देंगे। तो यहाँ देखिए आहरण पर ब्याज 12% की दर से जैसा हमने गणना बताया उसके अनुसार, तो 2,160 भद्रेश का 2,160 और इसका गिना था हमने 1,440 हीरल का, और दोनों का मिला के अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 3,600, 3,600 रुपया दोनों का ब्याज हो गया। तो ये होगा आहरण पर ब्याज। अब आहरण पर ब्याज एक असर तो हमने कहाँ बता दिया वितरण खाते में। अब इसकी दूसरी असर बताएंगे, तो दूसरी असर इसकी आएगी चालू खाते में। तो चालू खाते में दूसरी असर आएगी, तो चालू खाते के उधार साइड में यहाँ हमने चालू खाते का ब्याज लिखा है, तारीख रहेगी अंतिम 31/3/17 और जो हमने चालू खाते का ब्याज गिना था तो उसके अनुसार भद्रेश का हमने गिना था 2,160 और हीरल का गिना था 1,440। तो ये दो असर हो गई, उसको हमने लाभांश वितरण खाते में जमा कर दिया और यहाँ चालू खाते में उधार कर दिया। यही अगर अस्थिर पूंजी खाता होता तो इसको हम पूंजी खाता में उधार करते, लेकिन यहाँ हमने चालू खाते में इसको उधार किया ये रकम को। अब अगला समायोजन देखते हैं, तो उसमें है चालू खाते के बाकी पर इनको ब्याज देना है, चालू खाते के शेष पर ब्याज गिनना है और वो है 10%।
तो 10% ब्याज गिनेंगे। तो ये चालू खाता हमारे पास है, तो चालू खाते का 10% ब्याज गिनेंगे। तो देखिए भद्रेश का किस साइड है, जमा साइड है, तो जमा साइड ही इसका ब्याज गिना जाएगा। तो चालू खाते का ब्याज गिनेंगे तो 36,000 का 10% करेंगे तो कितना आएगा, 3600 आएगा। ये चालू खाते का ब्याज भद्रेश। हीरल का देखिए, हीरल का उधार साइड, डेट यहाँ डाल देंगे 31/3/17। फिर यहाँ भी अंतिम तारीख को चालू खाते का ब्याज गिनेंगे। तो चालू खाते का ब्याज यहाँ अपने आहरण का ब्याज गिन दिया है इसके अंदर, ये आहरण का ब्याज यहाँ पर गिन दिया गया है। और ये चालू खाते का ब्याज अपने यहाँ गिन लेते हैं इसके अंदर नीचे इधर। तो ये चालू खाते का ब्याज, डेट वही रहेगी 31/3/17। तो चालू खाते का ब्याज गिनेंगे। तो चालू खाते के ब्याज में भद्रेश, तो भद्रेश का तो इसमें है नहीं, उधार साइड में 24,000 हीरल का है तो उसका आएगा 2400। ठीक है, तो ये 2400 रुपया इसका चालू खाते का ब्याज हो गया। तो चालू खाते का ब्याज 2400, इसको हम दर्शाएंगे कौन से खाते में, वितरण खाते में। तो वितरण खाते में दर्शाएंगे तो इस तरह से बताएंगे, चालू खाते का ब्याज भद्रेश, तो भद्रेश का हमने चालू खाते का ब्याज कितना निकाला था, 3600। ये देखो 3600 रुपया भद्रेश का। और इसका हमने चालू खाते का ब्याज हीरल का निकाला था, तो हमने उधार साइड निकाला था, तो यहाँ जमा हो रहा है, तो जमा साइड हम बताएंगे 2400 निकाले थे, तो ये 2400 रुपया जमा कर दिया। ठीक है, उसके बाद चालू खाते का ब्याज हो गया, आहरण का ब्याज हो गया। अब वेतन आता है, तो वेतन यहाँ पर देना है भद्रेश को सक्रिय काम के बदले। तो भद्रेश को वेतन देंगे 2400 रुपया मासिक है, तो यानी इसको 12 मास का वेतन देंगे। तो यानी इसको 2400 रुपया गुणे 12 मास का वेतन देंगे तो 12 महीना हो गया। और इस तरह इसका वेतन करेंगे तो 12 मास का वेतन का होगा 28,800। 28,800, तो इसका वेतन हो गया, 12 महीने का वेतन हो गया। 12 मास का वेतन देने के बाद अब कमीशन देना रह गया। तो कमीशन की गणना करेंगे तो उसके पहले हमको वितरण पात्र लाभ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कमीशन की जो हमने निकाला उसकी असर हम पहले चालू खाते में दर्शा देते हैं। तो चालू खाते में कमीशन दर्शाने के लिए यहाँ पर ये वेतन जो निकाला, तो पहले तो वेतन हमने किसको दिया, वेतन दिया हमने भद्रेश को। तो भद्रेश में उसका वेतन लिखेंगे 28,800। 28,800, तारीख वही रहेगी 31/3/17 अंतिम तारीख को। अब कमीशन की गणना कर लेते हैं। तो कमीशन की गणना अपने लाभान वितरण खाते में देखते हैं। तो लाभान वितरण खाते में टोटल पहले कर लेंगे हम, क्योंकि इसमें जमा साइड की एंट्री पूरी हो गई है। तो जमा साइड का हम टोटल करेंगे तो जमा साइड के टोटल में आता है 4,12,800। 4,12,800 यही टोटल यहाँ आते हैं, 4,12,800। अब हमारे पास अभी 3 एंट्री इधर है, एक 50,400, एक 3,600 और एक 28,800। इन तीनों को जोड़ करके इसमें से घटा रहे हैं तो इसका अंतर निकलेगा 3,30,000। 3,30,000 ये इसका अंतर आ रहा है। अब कमीशन आपने पहले देख लिया कि शुद्ध लाभ घटाने के बाद के कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर, तो इसको हम 10% है तो 10 बटे कितना करेंगे, 110 ऐसा गिनेंगे। और इस तरह से जब इसको हल करेंगे तो कमीशन इसका आएगा 30,000। तो यहाँ पर कमीशन हीरल को देना है तो 30,000 कमीशन हीरल का इस तरह से आ जाएगा। तो ये कमीशन यहाँ लिखे और इसकी दूसरी असर हम दर्शाएंगे कौन से खाते में, चालू खाते में। तो चालू खाते में कमीशन 31/3/17 के दिन कमीशन हो गया। और हीरल में दर्शाना है तो भद्रेश में डैश करेंगे और हीरल में 30,000 एक कमीशन दर्शा दिया। कमीशन दर्शाने के बाद अब उसके बाद हम आगे देखते हैं इसके अंदर लाभान वितरण खाते में। लाभान वितरण खाते में सभी एंट्री हो गई है। अब हमको निकालना है वितरण पात्र लाभ। तो हमारा वितरण पात्र लाभ आया था कमीशन देने के पहले 3,30,000, उसमें हमने कमीशन कितना दे दिया, 30,000। तो अब जो बचा वो वितरण पात्र लाभ हुआ, कितना बचा, 30,000, सॉरी 3 लाख। तो ये जो 3 लाख बचा ये हमारा क्या माना जाएगा, वितरण पात्र लाभ। और अब इसे हम
साझेदारों के पूंजी का अनुपात बांटेंगे, जो अनुपात है 3:2, 3/5 और 2/5। तो ऐसा बांटेंगे तो भद्रेश को मिल रहा है 1,80,000, 1,80,000। हीरल को मिलेगा 1,20,000। और इस तरह से कुल हो गया कितना, 3 लाख रुपया इसका वितरण हो गया। तो ये आपका लाभांश वितरण खाता पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसमें सारी एंट्रीज में आ गई और लाभ भी बढ़ गया। अब ये लाभ हम कहाँ ले जाएंगे, चालू खाते ले जाएंगे। तो चालू खाते में इसको दर्शाएंगे। तो चालू खाते में जमा पक्ष में अंतिम तारीख यानी 31/3/17 को इनका लाभ दर्शा देंगे। तो एक का हमने निकाला था भद्रेश का 1,80,000 और हीरल का निकाला था 1,20,000। और इस तरह से अब इनका टोटल कर देंगे तो हमको इसका पूंजी खाते का शेष निकल जाएगा। इसके ऊपर से टोटल करेंगे तो इसका टोटल जब हम करेंगे भद्रेश का टोटल का, तो जमा तरफ में 2,77,200, ठीक। और हीरल का भी टोटल करेंगे तो 1,71,600 जो रकम है उस रकम का हमने टोटल कर दिया। यहाँ पर देखिए 21,600 है, 30,000 है, 1,20 है। और यहाँ पर कितना था, 36,000 था और 28,800, 3,600, फिर 28,800 और उसके बाद क्या था 1,80,000। तो इस तरह से इसको हमने किया तो 2,77,200। अब ये बाकी देख रहे हैं तो दोनों टोटल यहाँ ही ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसको हम उधार साइड लाएंगे, ये टोटल ले लेंगे। तो 2,77,200 और यहाँ पर 1,71,600 टोटल यहाँ दर्शा दिए। अब इसमें से जैसे भद्रेश है तो भद्रेश में यहाँ पर एक अमाउंट है 36,000, दूसरी अमाउंट है 2,160। तो जब इसको हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर शेष निकल जाएगा 31/3/17 को। तो इसका डिफरेंस जब हम घटाएंगे तो 2,39,040, 2,39,040 ये रकम आ गया, इसका अंतिम शेष आ गया। उसी तरह से हीरल का 1,71,600 है, उसमें से हम इसका टोटल ये जो रकम है 24,000, 48,000, 14,40 और 2,400 ये माइनस करेंगे तो 95,760, 95,760 ये रकम इसका शेष आएगा। तो इस तरह से अब आपको देख रहे हैं आपकी इसका चालू खाते का शेष निकल गया। और यहाँ चालू खाते की दोनों बाकी जमा बाकी है, जमा शेष कहा जाएगा। तो भद्रेश का जमा शेष आया 2,39,040 और हीरल का आया 95,760। तो इस तरह से एक बार पूरा खाता चेक कर लेते हैं ज़रा। सबसे पहले हमने बनाया लाभांश वितरण खाता प्रश्न नंबर 9 के लिए। तो वितरण खाते में उधार पक्ष में पूंजी का ब्याज, चालू खाते का ब्याज किसका, भद्रेश का, जिसका जमा शेष था। और उसके बाद वेतन 12 महीने का भद्रेश को, 10% कमीशन था, कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर तो 10/110 दिया, तो कमीशन आया 30,000 था उसका। और उसको घटाने के बाद वितरण पात लाभ बांट दिया। और जमा साइड में शुद्ध लाभ जो दिया था वो चालू खाते का ब्याज, हीरल का जो उधार शेष था उसका, आहरण का ब्याज, और इस तरह से दर्शाया। उसके बाद हमने बनाया था स्थिर पूंजी खाता। स्थिर पूंजी खाता में हमने बताया था कि स्थिर पूंजी खाता में अतिरिक्त पूंजी आए तो लिखने का होता है, नहीं तो कोई समझने इसमें आता नहीं है। तो इसमें कुछ दिया नहीं था तो हमने सीधा उसका शेष लिख दिया और उसका टोटल करके और फिर 31/3 को शेष आगे ले गए, उसका शेष दर्शाया। तो इस तरह से स्थिर पूंजी खाता कंप्लीट हो गया, उसको क्लोज कर दिया। तो अंतिम बाकी जो प्रारंभिक बाकी थी वही अंतिम बाकी आई। प्रारंभिक बाकी थी 2,40,000, यहाँ भी 2,40,000, 1,80,000, यहाँ भी 1,80,000, इसलिए इसको हम स्थिर पूंजी खाता कहते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हमने बनाया था चालू खाता। चालू खाता में समायोजन किया था, एक असर गई लाभांश वितरण खाते में, एक असर आई चालू खाते में। सबसे पहले हमने यहाँ बाकी लिखा था, तो चालू खाते का शेष, उसके बाद चालू खाते का शेष जिसका उधार था वो आहरण खाता, इतना लिख करके फिर हमने समायोजन किया था। पूंजी का ब्याज इसको हम ले गए थे वितरण खाते के उधार में, चालू खाते का ब्याज वितरण खाते उधार, वेतन खाता वितरण खाते उधार, कमीशन खाता वितरण खाते उधार। तो इस तरह से एंट्री हमने वहाँ कर दिया, 2-2 एंट्री। और वहाँ से हमने लाभांश वितरण खाता, लाभांश से उधार साइड से लाया जमा साइड में 1,80 और 1,20, और उसके बाद इसको लिख करके हमने उधार से पक्ष में आहरण का ब्याज जो हमने गिना था और
चालू खाते का ब्याज, ये दोनों को यहाँ दर्शा करके और फिर हमने शेष निकाल लिया था। तो इस तरह से हमारा चालू खाता और दूसरा कौन सा बन गया, लाभांश वितरण खाता, चालू खाता और स्थिर पूंजी खाता। तो ये सवाल नंबर 9 के अनुसार इस तरह से हो गया। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में किताब में दिया गया है कि शारदा, जमुना और गणेश 3 साझेदार हैं और 1, 4, 16 के दिन उनकी प्रारंभिक पूंजी 72,000, 48,000, 24,000 है। करार के अनुसार साझेदारों के प्रारंभिक पूंजी पर 5% ब्याज देना है, आहरण पर 8% ब्याज देना है, शारदा को महीने का 700 वेतन देना है मासिक, और लाभ जब बांटेंगे तो लाभ का आधा हिस्सा साझेदारों में समान भाग में बटेगा और बाकी का आधा भाग उनके पूंजी के अनुपात में बटेगा। और उसके बाद 31/12/16 के दिन गणेश ने 6,000 रुपया पेढ़ी में से निजी उपयोग में लिया है, यानी आहरण किया है। फिर आहरण पर ब्याज गिनने के बाद, परंतु उपरोक्त अन्य समायोजन करने के पहले 31/3/17 के दिन पेढ़ी का लाभ जो है 81,600 दिया हुआ है। तो साझेदारों के लाभांश का वितरण करे उसके पहले, उपरोक्त समायोजन लिखने के पहले जो भी लाभ बचता है उसका 20%, लेकिन आपको ब्रैकेट में दिया है कि 18,000 से कम नहीं, उतनी रकम सामान्य नकद खाते ले जाना है। तो यहाँ पर एक सामान्य नकद खाते की व्यवस्था भी करना है, तो उससे संबंधित सवाल है। अब यहाँ देखिए, चालू खाते का शेष नहीं दिया है और चालू खाते का शेष नहीं है तो ये अस्थिर पूंजी खाता पद्धति है। तो इसमें हम 2 ही खाते बनाएंगे, एक बनाएंगे लाभांश वितरण खाता और दूसरा बनाएंगे साझेदारों का पूंजी खाता। तो इस तरह से 2 खाते इसमें बना करके और उसके ऊपर सवाल लगेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है अपने लाभांश वितरण खाता बनाएंगे, यह है प्रश्न नंबर 10। तो इसमें शारदा, जमुना और गणेश की पेढ़ी का तारीख 31/3/17 को पूरा होने वाले वर्ष का लाभांश वितरण खाता। तो लाभांश वितरण खाता जो वहाँ पर देख रहे हैं आप इसके अंदर, इसमें हमको पेढ़ी का लाभ दिया हुआ है, उसको हम लिखेंगे 81,480। नोट कर देंगे 81,480, ये पेढ़ी का लाभ दिया था, उसको हमने पहले इसमें एंट्री कर दिया। उसके बाद हम साझेदारों की पूंजी लिख देते हैं। तो पूंजी को पूंजी खाते में दर्शा देते हैं जमा पक्ष में। तो जमा पक्ष में 1, 4, 16, सबसे पहले बाकी लिख देंगे तो सवाल थोड़ा इजी हो जाता है। 1, 4, 16 शेष आगे लाए। शारदा की पूंजी है 72,000 और जमुना की पूंजी है 48,000 और गणेश की पूंजी है 24,000। इस तरह तीनों साझेदारों की पूंजी हमने पहले यहाँ दर्शा दिया। और उसके बाद यहाँ हमने आहरण के बारे में देखा, तो आहरण खाली किसका दिया गया है, एक ही साझेदार का है, गणेश का। तो आहरण यहाँ लिख देते हैं, तारीख 31/12/16 को, 31/12/16 के दिन आहरण हुआ है और वो भी गणेश के द्वारा। तो शारदा में और जमुना में नील हो जाएगा और उसके बाद गणेश में 6,000 आहरण दर्शा दिया यहाँ पर। और इतनी एंट्री दर्शाने के बाद अब अपने इसमें समायोजन करेंगे। तो सबसे पहले है पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज की गिनती करेंगे तो पूंजी पर ब्याज आपको 5% दिया हुआ है, तो 5% ब्याज गिनेंगे तो यहाँ पर हम तारीख लिखेंगे 31/3/17। पूंजी दिया है उसका 5% निकाल लेंगे उसके आधार पर। तो ये 5% निकालेंगे तो यहाँ 3600 और जमुना का हो गया 2400 और गणेश का हो गया 1200। तो तीनों साझेदारों का पूंजी का ब्याज निकाल लिया। पूंजी के ब्याज की दूसरी असर हम ले जाएंगे लाभांश वितरण खाते में। तो लाभांश वितरण में उधार पक्ष में लिखेंगे तीनों की पूंजी। तो इसका हमने निकाला था शारदा का 3600, फिर निकाला था 2400 और गणेश का था 1200। और इस तरह से तीनों को जोड़ेंगे तो 7,200 रुपया बाहर टोटल। तो कुल ब्याज पूंजी का 7,200 रुपया हो गया पूंजी का ब्याज। अब पूंजी पर ब्याज के बाद हमने देखा कि इसमें वेतन देना है। तो वेतन किसको देना है, इसमें
तो वेतन देना है शारदा को, तो शारदा को मासिक वेतन देना है 700 रुपया। तो यहाँ वेतन में हम शारदा के लिए 700 रुपया और 12 महीने का निकालेंगे तो गुणे 12 कर देंगे, तो इस तरह से इसका पूरे महीने का वेतन हो जाएगा 8,400। पूरे मास का वेतन, पूरे वर्ष का वेतन हो गया 8,400। और इसकी हम दूसरी असल ले जाएंगे पूंजी खाते में, तो पूंजी खाते में यहाँ पर शारदा में वेतन बताएंगे 8,400, शारदा का वेतन 8,400 और जमुना और गणेश में डैश हो जाएगा। उसके बाद हमने आहरण पर ब्याज देखा था, तो आहरण पर ब्याज इसमें पूछा गया था कि 8% ब्याज आहरण पर गिनना है। अब यहाँ हम देख रहे हैं गणेश ने 31/12/16 को आहरण किया था, यानी कि वर्ष 16 पूरा हो गया, तो जनवरी 17 से जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का वेतन, 3 महीने का आहरण पर ब्याज गिनेंगे और ब्याज का दर है 8%। तो 8% ब्याज का दर है, तो अंतिम तारीख यानी 31/3/17 को इसका आहरण का ब्याज गिनेंगे, तो 3 मास का ब्याज होगा 120। जैसे हमने पीछे गणना किया, आहरण की रकम गुणे ब्याज का दर और गुणे समय 3/12 आहरण का ब्याज। इसकी दूसरी रसम ले जाएंगे, तो दूसरी असर यहाँ बताएंगे आहरण पर ब्याज का। तो लाभान वितरण खाते के जमा पक्ष में गणेश का ब्याज वो रकम है 120, जो हमने निकाला अभी 120। और इस तरह से आहरण का ब्याज। अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर कि वितरण खाते में लगभग सभी एंट्री हो गई। देखिए यहाँ पर जमा पक्ष में लाभ आ गया, आहरण पर ब्याज आ गया, और इसको हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल होगा 81,600, 81,600। और ये टोटल ज़्यादा है तो इसको हम उधार में लाएंगे, तो उधार में लाएंगे तो यहाँ भी लिखेंगे 81,600। और 81,600 लिखने के बाद अब हम सामान्य नामत की गणना यहाँ पर करना है, क्योंकि यहाँ सामान्य नामत बोला गया है। तो सामान्य नामत का आपको यहाँ प्रतिशत दिया हुआ है, तो सामान्य नामत जो लाभ जो बचेगा, इसमें सवाल के अंदर जैसा बोला गया है कि पीढ़ी का जो लाभ बढ़ेगा तो उसमें से पीढ़ी को सामान्य नामत देना 20% देना है, 20% से देना है। तो इसके लिए गणना जैसे हमने किया, देखो तो सामान्य नामत है, तो इसका हमारा जो लाभ है पीढ़ी का, ये इसका हम टोटल करेंगे तो उसमें से ये दो अमाउंट माइनस करेंगे, 7200, 8400। तो जो रकम बचेगी वो बचेगी 66,000, इतना बचेगा। अब इसका 20% हम कर रहे हैं तो आ रहा है 13,200। लेकिन यहाँ शर्त दी गई है कि सामान्य नामत की रकम 18,000 से कम नहीं होनी चाहिए। अब ये तो कितना हो रहा है, 13,200 हो रहा है, तो इसका मतलब फिर हम इसको ध्यान में हम नहीं लेंगे। तो कौन सा ध्यान में लेंगे हम, 18,000 ध्यान में लेंगे। तो सामान्य नामत 18,000 गिना जाएगा। तो सामान्य नामत की रकम यहाँ पर हमने लिख दिया 18,000। ठीक। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सामान्य नामत जो है ये किसी साझेदार के लिए नहीं है, तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, पक्की तल पर ले जाएंगे, इसलिए इसको पूंजी खाते में नहीं दर्शाएंगे। तो पूंजी खाते में इसकी असर नहीं आएगी, खाली ये लाभांश वितरण खाते में रहेगा। अब 81,600 में 3 हमारे पास एंट्री हो गई, 7200 पूंजी का ब्याज, वेतन 8,400 और सामान्य नामत 18,000। इनको हम माइनस करेंगे ये रकम, तो अब जो रकम बच रही है वो है 48,000। तो 48,000 अब शेष बचा। ये जो 48,000 हुआ ये वितरण पात्र लाभ कहा जाएगा। तो इसको हम अब साझेदारों में बांटेंगे। अब साझेदारों में बांटने का निश्चय कैसे किया है वो देखिए ज़रा। साझेदारों ने ऐसा निश्चय किया है बांटने का लाभ कि आधा भाग, यानी कुल अपने कुल लाभ हुआ है 48,000, कुल लाभ है 48,000। तो 48,000 में आधा भाग यानी 24,000 और 24,000, इस तरह दो भाग हो गया, 24,000 24,000। तो ये 24,000 जो हुआ तो इसको हम आधा भाग समान भाग में, देखिए यहाँ 24,000 समान भाग यानी 1:1:1, और बाकी का आधा भाग 24,000 3:2:1 पूंजी का अनुपात कहाँ है। तो पूंजी का अनुपात अपने निकालेंगे तो इस तरह से देखिए, यहाँ पूंजी है 72,000, 48,000, 24,000। इसमें से आप 3 0 कैंसिल करो तो 72, 48 और 24, और सबके अंदर इसके बाद इसमें भाग दे देंगे इसके अंदर। तो इसमें से हम भाग देंगे तो इसमें हम देखेंगे कि इसका अनुपात बनेगा इसमें
मतलब छोटा करने पर इसका अनुपात बनेगा ये 3:2:1, इस तरह से इसका अनुपात बनेगा। यानी अगर हम इसमें 24 का भाग दें तो 24 तियाँ 72, ऐसा 24 दूनी 48 और 24 से कम 24। तो इस तरह से कॉमन यानी संख्या निकाल लिया हमने, तो ये आ गया। तो इसका जो 24,000 है वो 3:2:1 में इसको हम बांटेंगे लाभ को। तो अब इस तरह से अब इसको बंटवारा कर लेते हैं। तो शारदा, जमुना, गणेश 24,000 समान भाग में, तो समान भाग 24,000 का हुआ 8,000, 8,000, 8,000। और उसके बाद बाकी का 24,000 पूंजी का अनुपात। तो पूंजी का अनुपात जैसे मैंने बताया था आपको 72,000, 48,000, 24,000 को हम अनुपात बनाएंगे छोटा करके, तो वो बनेगा 3:2:1। तो उसको बांटेंगे हम 3, 2, 5, 1, 6, 3/6, 2/6, 1/6। तो इसको बांटने पर 12,000, 8,000 और 4,000। और इस तरह से करेंगे तो शारदा को आधे भाग में से मिलता है 8,000 और बाकी का आधे में से मिलता है 12,000, यानी उसको कितना मिलेगा 20,000। जमुना को आधे में से 8,000 मिला और फिर 24,000 में से 8,000 उसमें भी मिला, तो इसको मिला 16,000। गणेश को 24,000 में से मिला 8,000 और फिर बाकी का आधा 24,000 में से 4,000 मिला, तो इसको मिला 12,000। इस तरह से हम लाभ के बंटवारा कर लेंगे। और अब ये लाभ दर्शा करके इसको हम लिखेंगे लाभांश वितरण खाते में लिख देंगे इसको, जो हमने बांटा है। ये देखिए यहाँ लाभांश वितरण खाता में यहाँ लाभ सीधा हम दर्शा देंगे। तो हमने निकाला है जैसे इसको 20,000 मिल रहा है एक को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शारदा को 20,000, जमुना को मिल रहा है 16,000 और गणेश को हमने कितना दिया इसमें 12,000। और अब तीनों का हम टोटल कर लेंगे तो हमारा कितना आ गया टोटल 48,000 आ गया। ठीक, तो 48,000 हम लाभांश वितरण खाते में लाभ को बांट लिए। अब इसको हम ले जाएंगे कहाँ, पूंजी खाते में। तो पूंजी खाते में दर्शाने के लिए इसको यहाँ दर्शा देंगे पूंजी खाते में। यहाँ लिख देंगे इसके अंदर 24,000, 16,000 और 12,000। तारीख यहाँ हमने लिखना था 31/3/17 और यहाँ भी 31/3/17। 20,000, 16,000, 12,000। शारदा में 20,000 और जमुना में 16,000 और गणेश में 12,000। और इस तरह से जैसे हम पीछे सवाल में किए ऐसे यहाँ भी करेंगे। यहाँ टोटल कर लेते हैं तो शारदा का टोटल करेंगे तो शारदा का टोटल आएगा 1,04,000, 1,04,000। उसी तरह से जमुना का टोटल करेंगे तो आ रहा है ये 66,400, 66,400। और गणेश का टोटल करेंगे तो इसका टोटल हो रहा है 37,200, 37,200। तीनों का टोटल करके अब इसको हम, क्योंकि यहाँ अमाउंट कम है या नहीं है तो इसलिए इसको यहाँ लाएंगे। तो यहाँ भी वही 1,04,000, 66,400 और 37,200। और अब अंतर निकालेंगे तो 31/3/17 को शेष निकलेगा। शारदा में कुछ रकम नहीं है तो वही रकम आएगी, यानी 1,04,000। जमुना में कोई रकम नहीं है तो वही आएगा 66,400। और गणेश में यहाँ दो रकम है, एक है 6,000, दूसरा है 120, तो माइनस करना पड़ेगा। तो इसको हम इसमें से 37,200 में से दोनों अमाउंट माइनस करेंगे तो बचेगा 31,080, 31,080 ये अमाउंट बचेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि साझेदारों का इसमें अंतिम शेष पूंजी का है तो 1,04,000 शारदा का जमा शेष और इसका शेष आ रहा है 66,400 जमुना का और गणेश का 31,080। इस तरह से सवाल नंबर ये 10 जो आपका अस्थिर पूंजी खाते का सवाल था, इस तरह से पूरा होता। आपने देखा कि प्रत्येक सवाल की गणना लगभग मिलती जुलती है और समायोजन में 2 असर बताएंगे और जो बाकी दिए उसकी हम 1 असर बताते हैं। अगर आप इस तरह से समझ सकते हैं तो आप कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न इसी आधार पर गिनना है। और यह चीज़ हमको अगले चैप्टर में वार्षिक हिसाब में बहुत ही ज़रूरी है इसको जानना, इसलिए इसको हम अच्छी तरह समझ करके और इसको हम हल करेंगे। नमस्कार।